हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक संचार के अंतर। लास्ट वीडियो में हमने इनके टाइप्स देख लिए थे। अब इनके बारे में मुख्य जो इन दोनों के बारे में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या होगा कि कोई संगठन या संस्थान की क्या कुछ निर्धारित नियमों के माध्यम से प्रक्रियाओं और संरचनाओं के अनुसार यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो संगठन है या जो संस्थान है उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसके हिसाब से हमें कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और पूरी संचार को एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मतलब यहाँ हर कदम पर एक प्लान्ड वे चलता है, नियोजित वे में ये हर एक स्टेप यहाँ पे उठाया जाता है। वहीं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर जो व्यक्तिगत और अनौपचारिक जो रिश्ते हैं, मतलब पर्सनल आपके जो जैसे फ्रेंड्स है या कलीग्स है, उनके साथ आपके जो पर्सनल रिलेशन है ना, अनौपचारिक रिश्ते जो होते हैं और संपर्कों पर आधारित होता है। इसमें कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती, ना ही कोई ऐसे नियम होते हैं, है ना। यहाँ संगठन के सदस्यों के बीच स्वाभाविक रूप से होता है और अधिकतर व्यक्ति क्या होता है, व्यक्तिगत संबंधों और आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। ठीक है, जिसको गॉसिप संचार भी कहा जाता है ना। फिर यहाँ नियंत्रण की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, यहाँ पे जो संगठन की संरचना और नियमों के अनुसार इसको नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार संदेश के प्रवाह को क्या कर सकते, आवश्यकता अनुसार रोका भी जा सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है। मान लीजिए अगर एक कोई हायर ऑफिसर जो है वो क्या कर रहा है, कोई निर्णय लेता है और कोई जानकारी अधीनस्थों तक पहुंचाए या न पहुंचाए वो डिसाइड कर सकता है। मतलब वो उसके हाथ में, कंट्रोल में, कि इसको हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि एक बार जब संदेश भेज दिया है, भेजे जाने के बाद इसमें सेंडर का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है और यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो तेजी से फैलता है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। ठीक है, संदेश को एक बार भेजने के बाद प्रेषक यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि किस तरह और कहाँ तक पहुंचेगा। मतलब ये फिर अनलिमिटेड कहीं पे भी किधर भी जा सकता है ये। फिर अगर इसकी फ्लो की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो संचार है संगठन में विभिन्न स्तरों के बीच एक डिसाइडेड वे में, मतलब तयशुदा मार्ग पर ये चलता है। संचार का प्रवाह नियोजित होता है, इसमें हर कदम निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उच्च अधिकारी से अधीनस्थ तक जाएगा, अधीनस्थों से उच्च अधिकारी तक जाएगा, है ना। फिर या फिर समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होगा या विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच होगा। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक फ्लो होगा इस तरीके से। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि कोई मार्ग तय नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वो स्वतः और जिस तरीके से जाना है वो अपने आप जाएगा और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ये फैलता है। इसका जो फ्लो होगा वो अनियमित, अप्रत्याशित हो सकता है ना। इसमें जो गॉसिप है ना, जो अंगूरी लता हमने टाइप पढ़ा था, उसका संचार का प्रवाह जो प्रायः अनौपचारिक रूप से होता है ना। कोई निश्चित दिशा नहीं आप इसमें देख सकते हो, कहीं भी किसी भी वे में ये फैल सकता है। स्पीड की बात है तो औपचारिक जो संचार होगा यहाँ सामान्यतः धीमी गति में होता है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने और संदेश को कई स्तर तक से होकर गुजरने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या धीमी गति से कम्युनिकेशन होता है और ये प्रत्येक चरण पर इसका संगठित और नियंत्रित होता है, इसलिए यहाँ पर सही ढंग से प्रेषित कर होता है। तो यहाँ समय मतलब यहाँ पर धीमी गति से, मतलब समय ज्यादा लगेगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होगा ये बहुत तेजी गति से प्रभाव होता है इसका, क्योंकि औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होता है यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाता है। विशेष रूप से इसमें गॉसिप या अफवाह का तत्व शामिल होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब आप इसमें अगर विश्वसनीयता की बात करें कि इसको विश्वसनीय माना जाता है कि नहीं, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये अधिक विश्वसनीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुनिश्चित स्थिति, मतलब सुनिश्चित वे में होता है। यहाँ पे संदेश स्पष्ट होता है, सटीक होता है। ठीक है, संदेशों की जांच होती है, मान्यता के लिए कई स्तर से होते हुए गुजरता है ये। तो यहाँ संदेश की जो शुद्धता, प्रामाणिकता है वो अधिक होती है। और वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगा
इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है क्योंकि यहाँ अफवाह फैली होती है ना। यहाँ कोई विशेष चैनल नहीं है, कोई प्रक्रिया पर यह आधारित नहीं होता है ना, कोई सटीक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसमें एक जो बोल रहा है आगे वाले तक वो पहुंचेगा तो उसमें कुछ और भी ऐड होता हुआ जाएगा, है ना। तो इसमें अक्सर गॉसिप और अफवाह ही होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे विश्वसनीयता कम होती है। अब इस कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है कि इसके संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जो संगठनात्मक कार्य होता है ना, उसको प्रभावी ढंग से संचालित करना होता है। ये संचार योजना, समन्वय और नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, नियम होते हैं, नीति होती है, दिशा निर्देश होता है, इन सब का पालन करना इसका मुख्य मतलब इस माध्यम से ही हम कंप्लीट कर पाते हैं हमारा कम्युनिकेशन। और अनौपचारिक संचार जो होगा, इसमें व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करना, जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। इसमें सहकर्मियों के बीच संवाद को सहज बनाना होता है। इसमें संगठन की अनौपचारिक जानकारी और जन भावनाओं को जानने में सहायक होता है। चलिए अब है, तो यहाँ पे देखें तो औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में मुख्य भेद जो है यहाँ पे कि यह औपचारिक संचार को बीच में स्रोत द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो उसको रोक सकते हैं। अनौपचारिक संचार को एक बार प्रेषित हो गया उसके बाद उस पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। औपचारिक संचार तीव्र होता है परंतु इसमें संदेश या सूचना साथ इसमें अफवाह भी रहती है। अब है कम्युनिकेशन बैरियर, संचार की बाधाएं या अवरोध। जब कम्युनिकेशन जब किया जाता है, जब प्रभावी रूप से आदान प्रदान करने में कोई रुकावट आती है तो वो बाधाएं कहलाती है ना। इन बाधाओं के कारण क्या होगा, संदेश जो होगा सही तरीके से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, या पहुंचने में उसका अर्थ गलत समझ लिया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप संदेश का सही अर्थ मतलब निकालना मुश्किल हो जाता है और संचार फिर असफल हो जाता है, ठीक है। इस तरह की जो रुकावटें आ रही है संचार प्रक्रिया में, क्या होगा, वहाँ की मतलब जो आंकड़े हैं, जानकारी है, उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये किस किस प्रकार की हो सकती है ये देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में बाधा या रुकावट एक प्रकार का अवरोध है जो संदेश के प्रभाव को क्षीण या कमजोर कर देता है। इस बाधा के कारण संदेश को ग्रहण करने व उसके अर्थ को समझने में प्राप्तकर्ता को तथा समझाने में संप्रेषक या संचारक को कठिनाई होती है। फलस्वरूप फीडबैक विकृत रूप से मिलता है और प्रभावी संपूर्ण में संप्रेषण में नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां अवरोध का कार्य करती है। रुकावट संचार की प्रक्रिया से संज्ञात्मक आंकड़े के प्रेक्षण में मुख्य या बाधा कूटबद्ध करने की योग्यता होती है। इन बाधाओं अथवा रुकावटों के कारण अपूर्ण संचार, कुसंचार एवं संचारहीनता की स्थितियां उत्पन्न होती है। मतलब जो बैरियर्स आ रहे, रुकावट आ रहे, उसके कारण क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है, मेलिशियस कम्युनिकेशन होता है और मिस कम्युनिकेशन की स्थिति उत्पन्न होती है जो संगठन में अनेक व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय समस्याओं एवं जटिलताओं को जन्म देती है। अब जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो कितनी कौन कौन सी होती है, एक लैंग्वेज बैरियर होगी, भाषाई बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होगा, फिजिकल बैरियर शारीरिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर सांस्कृतिक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर संगठनात्मक बाधाएं, है ना। और फिर पुअर लिसनिंग स्किल्स वगैरह जो है वो सुनने की प्रक्रिया से इसमें शामिल है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इन टाइप्स को देख लेते हैं। भाषा संबंधी बाधाएं। संचार के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। यदि भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक नहीं किया गया है तो वह संचार को अवरुद्ध कर सकती है। अधूरे, स्पष्ट, असामयिक एवं विविध अर्थ वाले शब्दों या संकेतों का चयन संचार में प्रमुख अवरोध है। मतलब यहाँ जो भाषा है ना, यह शब्दावली जो है भिन्न होती है, अलग अलग, जैसे सेंडर की अलग है और रिसीवर की अलग अलग भाषाएं हैं या शब्दावली अलग अलग है, तो यहाँ सही संचार होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी के कर्मचारी है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उनके बीच संचार में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो ये लैंग्वेज के बैरियर्स होंगे। अब जो भाषाएं संबंधी जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती है, तो सबसे पहले त्रुटिपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त संदेश को अगर क्या गलत शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसका अर्थ बदल सकता है।
या संदेश अस्पष्ट हो सकता है। मतलब जो संप्रेषक ऐसे शब्दों का चयन करता है जिसका सही अर्थ न समझा जाए, तो वहां पे त्रुटिपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त संदेश का उदाहरण आता है। जैसे अगर कोई मैनेजर ने ईमेल में लिखा, मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब समय सीमा को स्पष्ट करना हो सकता है। लेकिन यदि शब्दों का चयन गलत हो और लिखा जाए आपका प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में खत्म हो गया होगा, तो इसका अर्थ भ्रामक हो जाएगा और कर्मचारी को यह समझ नहीं आएगा कि क्या प्रोजेक्ट पहले से ही खत्म हो चुका है या 1 हफ्ते में खत्म होना चाहिए। तो शब्दों का चयन करते वक्त और उसको, ताकि उसकी अभिव्यक्ति जो हो उसको अभिव्यक्त किया जा सके वो प्रॉपर तरीके से हो। तो यहाँ पर अगर गलत वर्ड्स का चयन कर लिया जाता है तो उसका त्रुटिपूर्ण शब्द अगर यूज कर लिए गए हैं तो यहाँ पे संदेश का जो अर्थ निकलेगा उसके कारण भी भाषा संबंधी बाधाएं आएगी। फिर ये त्रुटिपूर्ण अनुवाद, एक संदेश दिया, जब एक संदेश एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है और अनुवाद क्या करा, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तो संदेश का वास्तविक स्वरूप खो जाता है। इसके कारण प्राप्तकर्ता गलत समझ सकता है इसको। ठीक है, तो यदि किसी उत्पाद के निर्देश अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाते हैं और अंग्रेजी में लिखा हो, मान लो स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी और सूखी जगहों पर रखें, लेकिन हिंदी अनुवाद में गलती से ठंडी और गीली जगह पर रखें लिखा गया हो, तो ये क्या होगा, संदेश का अर्थ बदल देगा और उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जब ट्रांसलेशन भी किया जा रहा है तो फिर वहां पर उसका अनुवाद सही रूप में किया जाना चाहिए। तो ये फिर अस्पष्ट पूर्व धारणाएं, अनक्लियर्ड प्री कंसेप्ट अगर कुछ लिए हैं, तो मान लीजिए संचार में कभी कभी प्रेषक ये मान लेता है क्या कि प्राप्तकर्ता पहले से ही कुछ जानकारी रखता है और वह स्पष्ट रूप से सब कुछ नहीं बताता है। इससे प्राप्तकर्ता संदेश को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हो सकता है और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए एक शिक्षक यह मानकर चले कि सभी विद्यार्थी किसी विशेष गणित सूत्र को, मतलब जो गणित का कोई सूत्र है उसको पहले से जानते हैं और उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया उस फॉर्मूले को, और जिन स्टूडेंट्स को वो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो उनको वो मैथ समझने में कठिनाई आने लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। मतलब पहले से ये डिसाइड कर लिया कि उनको इतनी जानकारी तो होगी, ऐसा हमने प्री डिटरमाइन कर लिया, प्री कंसेप्ट ऐसा कर लिया है। ठीक है, फिर है तकनीकी भाषा का प्रयोग। संप्रेषक जब क्या करते हैं, संप्रेषक जो सेंडर है किसी विशेष क्षेत्र की तकनीकी भाषा का प्रयोग करता है और प्राप्तकर्ता उस भाषा से परिचित नहीं होता है तो संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तकनीकी शब्दों का सही अर्थ मतलब समझने में कठिनाई होने पर प्राप्तकर्ता संदेश को सही तरीके से नहीं समझ पाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर अपने मरीज को बताता है कि आपको हाइपरटेंशन की समस्या, इसलिए आपको एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां लेनी होगी। यदि मरीज इस तकनीकी शब्द से परिचित नहीं है तो वो यह समझने में असमर्थ होगा कि उसे उक्त रक्तचाप है और उसे इसे नियंत्रित करने के लिए दवाइयां लेनी होगी, है ना। तो यहाँ टेक्निकल भाषा को अगर समझने में दिक्कत आ रही तो बैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक बाधाएं। तो संगठनात्मक बाधाएं भी ऐसी बाधाएं होगी जो संगठन की कार्यों और संचारों में जो व्यवस्था है उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है। ठीक है, संगठन में प्रभावी संचार एक कुशल कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होता है और अगर इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार को बाधित करता है ये। अब ये संचार ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बैरियर्स होते हैं, सबसे पहला है शोर के माध्यम से, है ना। शोर के कारण क्या होगा कि जो संदेश को प्रवाह जो हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी ना। शोर हो रहा है तो जो बातचीत हो रही है या जो सूचना दी जा रही है उसमें उसको समझने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे शोर के माध्यम से, जैसे कारखानों में मशीनों की तेज आवाज होती है, इसके कारण क्या हो रहा है कि मैनेजर अपने कर्मचारियों से मौखिक रूप से कोई निर्देश नहीं दे पाता है जिससे कर्मचारी को सही रूप में समझ में नहीं आ रहा। तो ये शोर भी के कारण संदेश अप्रभावी हो जाता है। फिर समय और दूरी। तो जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी अधिक होती है या समय में अंतर होता है तो यह संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, समय और दूरी क्या करती है, एक धीमी संचार की जो गति उसको धीमी कर देता है और संदेश की जो प्रभावशीलता है उसको कम कर देता है।
मान लीजिए अगर कोई कंपनी के जो मैनेजर है वो और उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी है अलग अलग शहर में काम करते हैं, तो दोनों के बीच समय और दूरी की वजह से संचार में देरी हो सकती है। इसके कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी हो सकती है, ठीक है, और जिससे क्या है, संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में मुश्किल आ सकती है। फिर है भय। तो संगठन में जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनमें ये डर बना रहता है, ये भय होता है कि अगर वो उच्च अधिकारियों को अप्रिय नकारात्मक जानकारी देंगे तो उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। यह भय संचार में रुकावट का कारण, मतलब अगर हम नेगेटिव उनको फीडबैक दे रहे हैं, अगर किसी बात के बारे में नेगेटिव जानकारी दे रहे हैं, तो वो हमें क्या है, हमें मतलब वो नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, हमको उनकी तरफ से डांट मिलेगी या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। तो इस भय में वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये भय भी क्या संचार में रुकावट का कारण होता है। क्योंकि कर्मचारी खुलकर अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी को ये डर हो सकता है कि अगर वो अपने जो उसका बॉस है उसको अगर किसी प्रोजेक्ट की असफलता के बारे में बताएगा तो उसे डांट पड़ेगी या फिर नौकरी से भी निकालने का डर होता है ना। तो इस कारण वो सही सूचना नहीं दे पाता है, जिससे संगठन को ही नुकसान होता है। फिर संगठनात्मक नीतियां, नियम एवं नियमावली। तो हर संगठन में कुछ नीतियां, नियम और कानून होते हैं, इसका पालन करना आवश्यक होता है। यदि ये नीतियां बहुत जटिल होगी, मतलब टफ होगी, समझने में मुश्किल आएगी, संचार के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर देगी। जटिल नीतियों के कारण क्या संदेश का आदान प्रदान धीमा हो सकता है और संचार को प्रभावित कर सकता है। फिर लक्ष्यों का विवाद, है ना। तो संगठन के विभिन्न विभागों और विभागों के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य, और उन्हीं लक्ष्यों के कारण कभी कभी संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब संगठन के विभिन्न हिस्से जो अपने अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह विवाद का कारण बन सकता है और संचार में रुकावट आती है। मान लीजिए कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देता है, जबकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो उत्पाद की गुणवत्ता पर फोकस करने का हो सकता है उसका ध्यान, है। तो इन दोनों विभागों के लक्ष्यों के बीच टकराव होने से क्या होगा, संचार में बाधाएं उत्पन्न होगी और इसका इफेक्ट होगा संगठन की कार्यप्रणाली पर। फिर है भावनात्मक बाधाएं। भावनात्मक बाधाएं में ये बाधाएं मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं को दर्शाती है ना। ये बाधाएं क्या है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसका दृष्टिकोण, किसी बात का उस पर उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचता है उसके बारे में, और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से उत्पन्न होती है। जब प्रेषक या प्राप्तकर्ता की भावनात्मक स्थिति असंतुलित होती है तो संदेश की सटीकता और स्पष्टता प्रभावित हो सकती है, मतलब संचार की जो गुणवत्ता है उसको कमजोर कर देता है, जिससे गलतफहमियां होती है या संचारहीनता उत्पन्न हो सकती है। जैसे इमोशनल बैरियर में क्या, नकारात्मक दृष्टिकोण, कैसे अगर कोई व्यक्ति क्या नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है ना या संचार के प्रति वो निराशावादी है, तो वो हमेशा संदेश को गलत ही लेगा या उसके महत्व को नहीं समझेगा। जैसे मान लो अगर कोई एम्प्लॉय उसके वो हमेशा अपने मैनेजर से नाखुश है ना, और उसे लगता है कि वो तो कभी उसको सराहना करेगा ही नहीं, उसके ना तारीफ कर ही नहीं सकता है, वो उसका रवैया, उसका दृष्टिकोण नेगेटिव दृष्टिकोण है उसके प्रबंधक के प्रति। तो प्रबंधक उसे अगर प्रोत्साहन भी देगा या सराहना का भी कोई अगर संदेश भेजेगा तो वो उसको सकारात्मक रूप में नहीं ले पाएगा। कुछ और जैसे भावनाओं पर अत्यधिक नियंत्रण नहीं हो पाता है, कुछ लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे क्या है संदेश को विकृत रूप में प्राप्त कर पाते। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो बहुत गुस्से में किसी भी सामान्य निर्देश को आलोचना के रूप में ले सकता है और गलत प्रतिक्रिया दे सकता है ना। तो ये इस तरीके से इमोशनल बैरियर्स यहाँ पे होते हैं। फिर है फिजिकल बैरियर्स, भौतिक बाधाएं। तो भौतिक बाधाएं क्या है कि बाहरी जो भौतिक कारक होते हैं उसके कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक परिस्थितियों को दर्शाती है ये, है ना। संचार के प्रभाव में मतलब जो शारीरिक परिस्थितियां हैं वो संचार के प्रभाव में हस्तक्षेप कर रही है। खराब शारीरिक वातावरण है, अत्यधिक शोर है, अनुचित बैठने की व्यवस्था है या संचार उपकरण की कमी, ये सब भौतिक बाधाओं के उदाहरण होंगे, ठीक है। जैसे शोर, कार्यस्थल में अत्यधिक शोर है, जैसे टाइपिंग की आवाज, मशीनों की ध्वनि, संचार ये बहुत ज्यादा हो रही है, तो जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे वो प्रॉपर रूप से मैनेजर के डायरेक्शन नहीं सुन पा रहा है ना।
फिर बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वो उनके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। यदि एक टीम के सदस्य एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं तो वे आपस में आसानी से संवाद नहीं कर पाते हैं ना, तो संचार की गति धीमी हो जाती है। फिर दूसरा इस तरीके से भी है कि अगर कोई बैठक व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं है ना, तो उनके शरीर पर इफेक्ट हो रहा है, कंधे दर्द हो रहे हैं, गर्दन दर्द हो रही है, तो उस वजह से क्या फिर उनका काम करने में उसके प्रति रुचि नहीं रहेगी, उनका उनके शरीर पे ही ध्यान रहेगा कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तकनीकी समस्या है, अगर उनको संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे फोन है या इंटरनेट कनेक्शन खराब होता है, तो क्या है, ये भी तो संचार को बाधित करता है। मान लीजिए मीटिंग के दौरान जैसे कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इंटरनेट का कनेक्शन बार बार टूट रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे क्या है, संचार प्रभावित हो जाता है। ठीक है। फिर है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स जो है वो क्या है कि व्यक्तियों के बीच में आपस जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये उससे रिलेटेड होगा, है ना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।